श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। साथ पूरा उनका साथ जो है वो गृह मंत्री अमित शाह निभा रहे हैं। 2014 के मुकाबले गृह मंत्री अमित शाह इस बार के चुनाव में पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तीसरा चरण बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जम्मू की तमाम सभा, कठुआ और उधमपुर, ये 4 जिले जम्मू के ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। और एक तो चुनौती दबदबे को कायम करने की है और दूसरी चुनौती इस दबदबे से ऊपर कैसे जाना है, यानी अपने वोट शेयर को बढ़ाना कैसे है, सीटों को कैसे बढ़ाना है, ये भी उनके सामने एक चुनौती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। हम जरा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 2 चरणों का आकलन किया जाए और तीसरे चरण पर नजर डाली जाए तो ये पूरी हवा किस तरफ रुख ले रही है और इस हवा का परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 2 चरण संपन्न हो चुके हैं, बम्पर वोटिंग हुई है 61% और लगभग 57% के आसपास दूसरे चरण में वोटिंग हुई है। आप कैसे इन दोनों चरणों को देख रहे हैं और इसमें जो आए हुए लोग थे, जो नीचे उतरे, जिन्होंने वोट किया, उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है, क्या पूरा माहौल अभी बनते हुए नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि तीसरे चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चरण में हिंदू बहुल सीटें हैं और आपको बताते चले कि सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे, तो इसलिए उस लिहाज से ये तीसरा चरण जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले और दूसरे चरण की बात करें, लोगों ने खुल करके अपना वोट कास्ट किया है, जो इस बात का संकेत है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारी चुनाव कवर किए हैं, बड़ा कम पोल परसेंटेज हुआ करता था और 2-2 हज़ार से कश्मीर से लोग एमएलए जीत करके थे मार्जिन से। तो इस बार जो मुझे लगता है, लोगों में उत्साह है, लोकतंत्र पर लोगों ने भरोसा किया है, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे करके अपने दायित्व का निर्वाह किया है। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन विधानसभा चुनावों में 50 पार का आंकड़ा जो है वो कहा है और जम्मू और उधमपुर सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। क्या कुछ लगता है किस तरीके से इस इमेज को मेंटेन करने में जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आगे क्या कुछ लगता है समीकरण किस हिसाब से बन सकते हैं? देखिए, अगर अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, जिस जिस जगह पर वो रैली कर रहे हैं वहाँ उनको लगता है कि थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम चनैनी की बात करते हैं तो चनैनी में दोनों रिश्तेदार हैं, हर्षदेव सिंह और बलवंत मनकोटिया, दोनों ही फील्ड में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बलवंत सिंह मनकोटिया हैं और हर्षदेव सिंह कॉमन कैंडिडेट है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी में, इसलिए उन्होंने पहली अपनी रैली वहाँ पर रखी है। फिर मोदी ग्राउंड में उधमपुर में रखी है रैली, वहाँ पर बागी भारतीय जनता पार्टी के बागी पवन खजूरिया वहाँ पर आ चुके हैं, यानी बगावत करके अपने ही कैंडिडेट आरएस पठानिया के खिलाफ वो चुना है उन्होंने। बनी में हल्का सा एज नहीं मिल रहा है, पीछे है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, वहाँ पर मेला ग्राउंड में वो रैली करेंगे। और भलवाल जसरोटिया तो कहते हैं कि वहाँ के लोग कहते हैं कि थोड़ा, लेकिन थोड़ी कोई कमी पेशी ना रहे, इसलिए वो जसरोटा में बलवाल मोड़ है वहाँ पर रैली करेंगे। झीड़ी में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो मोहनलाल कैथ आगे हैं मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, उससे भी थोड़ा सा इनको लग रहा था, इसलिए वो वहाँ पर भी रैली बड़ी सिस्टमेटिकली उस तरीके से अपनी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ लगता है कि थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, वहाँ खुद गृहमंत्री अमित शाह जा रहे हैं। पिछली बार जो सीटें जीती थी बीजेपी ने, जहां पर आज रैलियां होनी है, वो तमाम सीटें बीजेपी के पास हैं 2014 में जब चुनाव हुए थे जी। तो क्या बीजेपी के पास अब दोहरी चुनौतियां हैं? एक तो उन सीटों को बचाना भी है और दूसरा अब नई सीटों पर भी कब्जा करना है, क्योंकि अगर सरकार बनानी है तो नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब डिलिमिटेशन होती है, वो हदबंदी जब निर्वाचन क्षेत्रों की होती है तो कुछ एरिया किसी दूसरी साइड चले जाते हैं, कुछ दूसरी साइड। जैसे उधमपुर की बात करें, लास्ट टाइम 2014 में उधमपुर में इसी मोदी ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी और वहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पवन खजूरिया हार गया था और निर्दलीय उम्मीदवार पवन गुप्ता वो जीत गए थे। इसलिए अब समीकरण थोड़े से बदले हैं।
विनोद जी, जिस तरह से लोग बाहर आ रहे थे, जब हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे थे, या आम लोग सोशल मीडिया के जरिए अगर अपना कहीं ना कहीं प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वोट फॉर नया कश्मीर, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर सिक्योरिटी, वोट अगेंस्ट टेररिज्म एंड वोट अगेंस्ट सेपरेटिस्ट, ये जो चीज़ें हुई थी उस पर रुकावट हुई है 2019 के बाद, धारा 370 हटने के बाद। तो क्या ये सारा वोट जो है इन सब चीज़ों के साथ जा रहा है, इन सब चीज़ों के साथ संग आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर जाएगा? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक है, डेवलपमेंट एक इशू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि भावनात्मक राजनीतिक होती है, इमोशनल पॉलिटिक्स खेली जाती है। और एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये कार्ड खेलेगी कि हमने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया उसके बाद आतंकवाद को दबोच दिया है और कि काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है और अलगाववाद पूरी तरह से खत्म कर दिया, पत्थरबाजी ऑलमोस्ट खत्म है। और जो कैलेंडर निकलता था अलगाववादियों की, बाजार सिर्फ एक सप्ताह में 2 दिन खुलेगा, 1 दिन खुलेगा, वो भी ऑलमोस्ट क्लियर है। और वहाँ के हालात में हम लाल चौक पहले भी जाते थे और अब भी जाते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। इस चीज को वो कैश करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन और पहले ये चीजें भी देखी जाती थी, जो पॉलिटिक्स थी जम्मू कश्मीर की, वो कश्मीर केंद्रित पॉलिटिक्स थी, यानी कैपिटल ऑफ पॉलिटिक्स अगर माने तो वो कश्मीर माना जाता था और वहीं से चक्रव्यूह बनता था, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स होती थी और उसका नुकसान जम्मू को भरना पड़ता था। क्या उस सब से भी अब चीज़ें बाहर आ चुकी हैं? पहले अगर बताया जाता था, प्रधानमंत्री पहुंचता था दौरे पर, तो जी हमारे हिसाब से ये भाषण आपने देना है या ये चीज़ें करनी है, क्या उसमें भी एक छुटकारा मिला है अब जम्मू कश्मीर को, यानी स्वतंत्र रूप से ये चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो एपिक सेंटर हम मानते थे कश्मीर को, राजनीतिक एपिक सेंटर, वो मुझे लगता है एपिक सेंटर बदला है और वो जम्मू में आ गया। जम्मू में 2 प्रमुख दल है, सच कहा जाए, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, पीडीपी को नहीं, सच्चाई जो है, सदाकत है कि कांग्रेस और बीजेपी ये 2 है और टनल के उस पार चले जाइए आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, और अब देखिए जमात के लोग भी उतरे हैं, बहुत सारी वहाँ पे जमातें आ गई हैं। तो मजबूत और एपिक सेंटर जो राजनीतिक का है वो जम्मू प्रोविंस में बड़े कठिन परिश्रम के बाद आया है। तो ये खुशी की बात है जम्मू वालों के लिए, यहाँ से सब कुछ डिसाइड हो। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात की जाए तो साफ तौर पर रैलीज जो हो रही हैं यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो साफ मुद्दा स्टेटहुड 370-35 है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद, आतंकवाद को लेकर बार बार बात कर रही है। क्या कुछ लग रहा है जब 5 अगस्त 2019 के बाद चीजें बदली है, इस बार बयानों में बदलाव आया है, और क्या कुछ लगता है ये पूरी राजनीति जो है जम्मू कश्मीर की 370 के आसपास ही घूम रही है? डेफिनेटली ये टनल के इस पार कहा जाए तो 370 को लेकर के कैश करने का प्रयत्न किया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जाए तो 370 होना चाहिए, इसको हम वापस लाएंगे। सभी जमातें, मूलतः सभी जमातें इसी बात पर जोर दे रही हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 370 वापस लाएंगे। हालांकि सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी इससे कुछ सिरे से खारिज कर दिया है, और जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को ये प्रस्ताव लाया था और पारित किया था राज्यसभा से, उसके बाद लोकसभा में, तो इसकी गुंजाइश नहीं है, यानी इसके नाम पे सिर्फ और सिर्फ मिसलीड करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन है मुद्दा, इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया। विनोद जी, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ तो पहले दिन से ही बीजेपी उन पर हमलावर होती हुई नजर आई थी, खास तौर पर मैनिफेस्टो में जो प्रमुख मुद्दे थे, चाहे वो धारा 370 हो या पाकिस्तान से बातचीत हो, उस पर बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी। लेकिन कल जिस तरह से मतदान के बीच में या मतदान के दौरान में उमर अब्दुल्ला ने जो एक स्टेटमेंट दी है कि राहुल गांधी उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर खास तौर पर, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या ये स्टेटमेंट बता रहा है कि ये बात एक मजबूरी का गठबंधन है आपसी दोनों दलों के बीच, दोनों पार्टियों के बीच, या फिर कांग्रेस यहाँ पर बचना चाह रही है इस गठबंधन से या उनके मुद्दों से? उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला शायद अपने वालिद के दबाव में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दबाव में उन्होंने इस पर समझौता किया है या इस पर अलायंस पर अपनी सहमति जताई है। अलायंस को लेकर के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें उमर अब्दुल्ला नदारत थे, यानी वो जो कह रहे हैं वो उनको लगता है कि उनकी विशेष के अगेंस्ट ये हुआ है। अगर वो ज़्यादा बेहतर करते, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बेहतर कर सकती थी। दूसरा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरीके से कांग्रेस में
समन्वय और तालमेल नहीं बना है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उनको लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है उनको जो करना चाहिए था वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उनका जो दिल की बात है वो जुबान पर आ गई। बिल्कुल, इसी के साथ विनोद जी, कल भी जिस तरीके से दूसरे चरण के मतदान हुए, हमने साफ तौर पर देखा कि श्रीनगर में जो वोटिंग परसेंटेज थी वो काफ़ी कम रही। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ की आज 3 रैलियां हैं और थोड़ी ही देर में जम्मू के छम्ब में ये चुनावी। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।